और बाबा विश्वनाथ की धरा पर महीने भर से चलने वाला काशी तमिल संगम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 19 नवंबर को शुरू होकर 16 दिसंबर को समाप्त होने वाले काशी तमिल संगमम का उद्देश्य दक्षिण और उत्तर की संस्कृति को एक साथ लाना था। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी समारोह में शामिल रहे। तस्वीरें देखिए। एक महीने से चले इस समागम में कई तमिल अतिथि जो शिक्षा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला, संगीत, योग और आयुर्वेद जैसे विभिन्न क्षेत्रों से हैं, उत्साहपूर्वक प्रतिभाग लेते नजर आए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुए इस समारोह में अमित शाह ने जनसभा को भी संबोधित किया। मोदी जी की काशी तमिल संगमम की कल्पना की पूर्णाहुति होने जा रही है, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, ये पूर्णाहुति नहीं है, ये शुरुआत है भारतीय संस्कृति की दो उत्तुंग शिखर, तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और समग्र विश्व में जिसकी मान्यता है। मित्रों, भारत अनेक संस्कृतियों से बना हुआ देश है, अनेक प्रकार के संस्कार, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक कलाएं, मगर सबके बीच में ये संस्कृति, भाषा, कला, बोलियां, व्याकरण, सभ्यताएं, इस सब के बीच में बारीकी से देखे तो उसकी आत्मा एक है और वो भारत की आत्मा है। मित्रों, इसीलिए जो दुनिया भर के देशों के अस्तित्व का और रचना का अभ्यास करने वाले पंडित है, ये कहते हैं कि पूरे विश्व में सारे देश जो बने हैं जियोपॉलिटिकल कारणों से बने हैं, परंतु भारत एकमात्र देश ऐसा है, जियो कल्चर देश है, सांस्कृतिक देश है और संस्कृति के आधार पर बना हुआ देश है। क्योंकि हम जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, इसलिए हमारी देश की एकात्मता का आधार हमारी संस्कृतियां हैं। और मित्रों, बहुत लंबे समय से हमारी देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास, ये दोनों संस्कृतियों बसी भारतीय आत्मा को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था। श्री मोदी जी ने काशी तमिल संगमम के माध्यम से बहुत सदियों के बाद एक प्रयास किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खतौली विधानसभा के उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी की जीत ने मुजफ्फरनगर के निकाय चुनाव को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं की बात करें तो बीजेपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने की आस जता रही है, तो वहीं बात करें मुस्लिम समुदाय की तो गठबंधन को ही नगर निकाय चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने की इच्छा जता रहे हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय की ओर से यह भी कहा जाता है कि विकास कार्यों में सबका साथ सबका विकास में योगी सरकार ने कोई भी भेदभाव नहीं किया है और मुसलमानों को इसका सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। लेकिन हमारी आस्था गठबंधन में है, इसलिए हम गठबंधन को ही नगर निकाय चुनाव में जीतता देखना चाहते हैं, मुसलमान कह रहे हैं। तो वहीं अगर किसानों की बात करें तो किसान भी बीजेपी को ही नगर निकाय चुनाव में जिताना चाहते हैं। वहीं ग्राउंड जीरो पर अलग अलग लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट है, जरा देखिए। नगर निकाय चुनाव की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है, तो वहीं गठबंधन भी मजबूत स्थिति में अपनी ताल नगर निकाय चुनाव के अंदर ठोक रहे हैं। जयंत चौधरी का कहना है कि हर सीट पर नगर निकाय चुनाव हो रही है। हमारे साथ क्षेत्र के किसान मौजूद हैं जो बात करते हैं कि किस तरह नगर निकाय चुनाव देखते हैं। ये आपका नाम है जी? रामेश। कहाँ रहते हैं आप? फुहाना रहते हैं। तो फुहाना में तो नगर निकाय चुनाव नहीं होते होंगे नगर पालिका के? क्या लगता है, जैसे कि हम नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, तो गठबंधन और बीजेपी को आप कैसे देखते हैं, वो जीतेगा? अच्छा, हाँ, अच्छा, तो नगर पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव में गठबंधन बढ़िया मजबूत स्थिति में लड़ेगा, बीजेपी को टक्कर देगा।
जीतेगा भी? वो समय बताएगा। ये आपका नाम? ओमपाल। है जी? ओमपाल जी कहाँ रहते हैं आप? भोरा कला। किसान राजधानी सिसोली, भोरा कला। राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी का और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का क्षेत्र। आप उसी क्षेत्र का? हाँ जी। वहाँ तो सिसोली में नगर पंचायत चुनाव होते हैं। हाँ जी। क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो मालूम नहीं है जी। हाँ, किसी के मन का क्या पता चलता है। हाँ। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बाकी हाँ ये अंदाजा जरूर है टक्कर है मुश्किल से टक्कर है। और आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर के निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। इसको लेकर आज महानगर के पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने महानगर के संयोजकों और चुनाव प्रभारियों के साथ एक अहम बैठक की है। तस्वीरें देखिए जिसमें अभी तक कितना काम हुआ है, गोरखपुर में क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया और आगे की रणनीति भी तैयार की। साथ ही निकाय चुनाव को कैसे सफल बनाना है, इसको लेकर भी उन्होंने रणनीति पर चर्चा की। हमारी विगत दिनों पहले राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक नई दिल्ली में हुई थी और जब भी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक या राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है तो उसके बाद प्रदेश, क्षेत्र और जिले इस क्रम में बैठकें होती हैं। विगत पिछले 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी, इसमें सभी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी उन बैठकों में गए थे। उसके बाद अभी कल हम लोगों ने क्षेत्र की बैठक की है और आज से सभी जिलों की बैठकें प्रारंभ हुई हैं। अभी तक हम लोग उसी के क्रम में आज गोरखपुर महानगर की ये बैठक चल रही है। 3-4 दिनों के अंदर सभी जिलों में कार्य योजना की बैठकें संपन्न हो जाएंगी। उसी की तारतम्य में आज की ये बैठक हो रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज फिरोजाबाद से दिल्ली पहुंचे डांडिया मई इंटर कॉलेज के छात्रों ने फिरोजाबाद सांसद चंद्रसेन जादौन से दिल्ली मुलाकात की। साथ ही छात्रों ने सांसद से संसद भवन घूमने का आग्रह किया। सांसद चंद्रसेन जादौन ने छात्रों की बात मानते हुए सभी छात्रों के साथ साथ स्कूल के स्टाफ को भी संसद भवन में प्रवेश दिलवाकर घुमाया। तस्वीरें देखिए, स्वयं सांसद चंद्रसेन जादौन भी बच्चों के साथ घूमते नजर आए और वहां सांसदों और स्टाफ के लोगों से छात्रों की मुलाकात भी कराई। सांसद चंद्रसेन जादौन की इस पहल को देखते हुए बच्चों ने सांसद की सराहना की और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि यादव ने जनसामान्य एवं आवंटियों की समस्याओं के लिए जनता अदालत का आयोजन किया। इंद्रमणि त्रिपाठी ने जिसमें उन्होंने 17 आवंटियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। अवैध निर्माण की शिकायतों पर उन्होंने 3 दिन में मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट तलब कर दी है। और आगे बढ़ते हैं। मथुरा में भी फिल्म पठान के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा सहित कई संतों ने फिल्म के कई दृश्यों पर आपत्ति जताई है। इस दौरान धर्मनगरी के साधु संतों ने फिल्म निर्माता और फिल्मी कलाकारों पर सनातन धर्म को शर्मसार करने के आरोप भी लगाए। जरा सुनिए। फिल्म पठान के भगवा रंग के विवाद में टीएमसी नेता रिजू दत्ता द्वारा कहा गया कि भगवा रंग भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है, तो उस टेररिस्ट समर्थक को मैं बताना चाहता हूं कि भगवा भाजपा की संपत्ति है या नहीं, विषय ये नहीं है, लेकिन जिस देश में वो रहता है वो भगवा की संपत्ति है। ऐसे विद्रोही, ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि देश में इस तरीके का माहौल ना पैदा करें जिससे भगवाधारी कानून को अपने हाथ में ले लें। शाहरुख खान की आने वाली पठान फिल्म में भगवा कलर पहनकर जो बिकनी में अर्धनग्न डांस हुआ है, दीपिका पादुकोण ने किया है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। हिंदू महासभा इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। शाहरुख खान पहले भी सनातन धर्म के विरोध में बहुत कुछ कर चुका है, इसमें भी कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, क्योंकि सनातन धर्म के विरोध में बहुत लोग साजिश कर रहे हैं।
और आगे बढ़ते हैं, गुजरात में मोरबी पुल के हादसे में तमाम लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया था कि जितने भी पुल बनाए गए हैं उन सभी पुलों की जांच होगी और उनकी क्षमता को आंकने का काम किया जाएगा। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने अब लखनऊ के 109 साल पुराने हार्वर्ड ब्रिज यानी कि पक्का पुल में ट्रैफिक के प्रवेश पर रोक लगा दी है। गोमती नदी स्थित पक्का पुल पर आज से 3 दिनों के लिए यातायात बंद रहेगा। इस दौरान यातायात नए पुल से की जाएगी। विशेषज्ञों की टीम ने आज से पक्का पुल पर टेस्टिंग शुरू कर दी है। इस दौरान पुल के पिलर, आर्च और रेलिंग की जांच की जा रही है। 15 दिन में टीम को लोक निर्माण विभाग को रिपोर्ट देना है। उसके बाद यह बताया जा सकेगा कि इस पुल पर ट्रैफिक को सहने की कितनी क्षमता है, जबकि आधे लखनऊ को यही पुल एक दूसरे इलाके से जोड़ता हुआ दिखाई देता है। लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों पर फिलहाल जर्जर स्थिति को देखते हुए काम शुरू किया गया है। पहले रूमी गेट, अब पक्का पुल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि इसकी भी हालत जर्जर हो चुकी थी और उस पर चलने के लिए लोगों को नुकसान हो सकता था। हमारे साथ डीएन तिवारी जी हैं जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं। सर, क्या वजह लगती है और क्यों बंद किया गया काम पक्के पुल पे? देखिए, बंद का कोई वजह नहीं है। एक हेल्थ असेसमेंट का टास्क हमें पीडब्ल्यूडी लखनऊ की तरफ से मिला हुआ है, जिसमें हमें ये कहा गया है कि इस पुल की हेल्थ असेसमेंट करके हमें रिपोर्ट दीजिए कि ये पुल की स्थिति क्या है आज के डेट पे। तो ये सिलसिला 3-4 दिन तक चलेगी और एक रेगुलर टेस्ट जो होती है वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे हम लोग और रिपोर्ट सबमिट करेंगे पीडब्ल्यूडी को। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पुल कह सकते हैं इसको, 109 साल पुराना है। ये वजह है या इसकी जर्जर स्थिति को देखते हुए सर्वे कराया जा रहा है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी टेस्टिंग को स्टार्ट किए हुए हमें 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। तो ये 4 दिन तक चलेगी। 4 दिन के बाद ही एक नतीजा निकल गया है क्योंकि कुछ साइट पे टेस्ट होती हैं, कुछ लैब में जाके टेस्ट होती हैं। तो ये सारे टेस्टों की एनालिसिस जब एक्सपर्ट करेंगे तभी दे पाएंगे हम कुछ। अच्छा, आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। इस पुल की कई खासियतें कही गई हैं। पहले हार्डिंग ब्रिज का नाम दिया गया था, बाद में पक्का पुल हुआ। बाकी पुल से इस पुल में क्या फ़र्क आपको दिखता है जो बनाए जाते हैं ओवर ब्रिज? नहीं, देखिए, टेक्नोलॉजी तो सेम होता है, चाहे वो पक्का पुल हो। पक्का का मतलब होता है कंक्रीट, तो ये तो एक हिंदी भाषा में कहा जाता है पक्का पुल। सारे पुल पक्के के ही होते हैं। तो ऐसा कुछ विशेष बात अगर इसके अंदर में है तो वो आर्क की है, जो आर्क पे ये बनी हुई है। तो एक बार एनालिसिस हो जाए तो पता चल पाएगा कि इसके अंदर में क्या है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये पक्का पुल जिसका मुद्दा 29 सितंबर को जनता टीवी ने सबसे पहले उठाया था और बताया था कि जर्जर स्थिति की वजह से इस पुल को मरम्मत की ज़रूरत है क्योंकि ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल पक्का पुल अब जर्जर हो चुका है। इसकी जो खासियत है, ये जो बुर्ज बने हुए हैं आपको नजर आएंगे, ये सब पूरे टूट चुके हैं। और इसकी जो खूबसूरती है, क्योंकि कई फिल्मों में फिल्म में इसका इस्तेमाल किया गया है। शूटिंग में आप देखेंगे, गदर जैसे मूवी आई उसमें इसी पुल पर लड़ाई दिखाई है। यानी कि लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है और एक लंबे अरसे से इसकी पहचान बनी हुई है। लेकिन अब ये जर्जर स्थिति में हो चुका है। सालों तक यहाँ पर लोगों ने सफ़र किया है, इस पर से गुजरे हैं। 109 साल पुराना पुल है। अंग्रेज़ों ने बनाया था 1904 में, जब इसको हार्डिंग ब्रिज का नाम दिया गया था। और अब इस पुल को मरम्मत की ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखना होगा कि जो सरकार ने संज्ञान लिया है ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने का, जिस तरह से रूमी गेट पे काम चल रहा है, वैसे अब पक्का पुल पे कब काम शुरू होगा और कब इस धरोहर को बचाया जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखर के दवाई, जनता टीवी लखनऊ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय दिवस यानी कि 16 दिसंबर वो दिन है जब सन 1971 में पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। आज का दिन भारत के जाबाज सैनिकों के शौर्य को याद करने का दिन है। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 93,000 जवानों ने भारत के सामने सरेंडर किया था, जिसका नतीजा हुआ कि नया देश बांग्लादेश बना। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में राजधानी देहरादून में विजय दिवस कार्यक्रम में जहां सीएम धामी शामिल हुए, तो वहीं हल्द्वानी के शहीद पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही ऐसी ही तस्वीरें सूबे के बागेश्वर सहित अन्य क्षेत्रों से भी सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, देहरादून, बागेश्वर और हल्द्वानी से। आज का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और भारत की सेना ने आज के दिन
बहुत बड़ा इतिहास रचा था, जिसमें 93,000 से भी ज़्यादा सैनिकों ने पाकिस्तान के आज के दिन ही आत्मसमर्पण किया था और उसमें हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी बड़ी शहादत दी थी। उत्तराखंड के भी जवानों ने शहादत दी थी। मैं उन सबको नमन करता हूँ, उन शहीदों को, वीर अमर शहीदों को, अमर बलिदानियों को। ऐसा है, पूर्व सैनिकों सम्मान तो जब से वाजपेयी सरकार आई थी तब से चालू हुआ है और सर्वप्रथम वाजपेयी जी ने ही हमें सबसे बड़ा सम्मान दिया है, जो कि हमारे डेड बॉडी हमारे घर तक पहुंचती है। पहली बात है। दूसरा ये है कि जब मोदी जी आए हैं तो उन्होंने जो हमें एक रैंक एक पेंशन जो दी है, वो सबसे बड़ी हमें उससे राहत बहुत ज़्यादा मिली है। हमारे सैनिकों को जो पूर्व सैनिक थे और जो सभी सैनिक उनसे बड़ी राहत मिली है। बीच बीच में सरकारों, हमारी सरकारों ने राशन का भी वो किया, उधार का जो बढ़ाया ताकि वो सभी शहर खोज रहे हैं उनको आसानी से अपना दिनचर्या पूरी करें। उसके बाद नए हथियार आ रहे हैं। अभी खैर अब हम तो बहुत पुराने हो चुके हैं। हमारे टाइम पर 303 राइफल होती थी, 303। 65 के युद्ध में हम भी सब 65 का युद्ध हुआ था, तो हम जंगल में युद्ध खेलने गए थे। तो वहाँ युद्ध किया हमने पुष्पुर के पोस्ट में और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर हमारी जीत हुई। और उसमें हमको जाकर सबसे पहले जो गोली आई, जो कि मेरे सीने से टकरा के गई, उसने मेरे को बहुत परेशान कर दिया, सांस फूलने लगा। सबसे कमांडर ने मुझसे कहा था कि मुद्रा को मैंने नहीं, अभी मैं चल सकता हूँ। जैसा कि पूरे भारत में आज विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसी तरह हमारे बागेश्वर जनपद में भी हम आज विजय दिवस मना रहे हैं। यहाँ पे हमारे बागेश्वर में, जैसा कि सबको ज्ञात है, 1931 की लड़ाई में 25 हमारे बागेश्वर जनपद के वीर जवान शहीद हुए थे, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के थे। और आज जो कुछ उनकी विधवाएँ अभी हैं हमारे पास यहाँ पर उपस्थिति दी है, उसमें से 6 बिरंगाओं ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है और उन्हें जिले के जनप्रतिनिधि जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्षा महोदया ने शॉल उड़ाया और चेयरमैन सुरेश खेतवाल और आदि सभी ने यहाँ पर उनका सम्मान बड़े जोर शोर से किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने वीर सैनिकों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। तो वहीं कार्यक्रम के बाद अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि 1971 के युद्ध की वीर गाथा को कोई भूल नहीं सकता। हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी के चलते हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में कामयाब रहे, जिसके लिए ऐसे वीर सैनिकों का सम्मान करना बेहद ही जरूरी है। जरा सुने। आज के दिन हम अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को और फील्ड मार्शल मानेक शॉ को बहुत याद करते हैं, जिनकी साहस, जिनकी प्रेरणा, जिनकी दूरदर्शिता और जिनकी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में भारत कामयाब रहा। बांग्लादेश का गठन हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, दुनिया की सबसे बड़ी जीत के रूप में हम 71 की लड़ाई को देखते हैं। भारत के वीर सैनिकों ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया था और ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा गया। आज अपने भारत के उन वीर सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को याद करते हैं और जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करके देश की रक्षा में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में अपना सहयोग प्रदान किया, उनको हम सब लोग सैल्यूट करते हैं और आज के दिन में उनको याद करते हैं। यही आज का कार्यक्रम। और आगे बढ़ते हैं। देहरादून शहर में पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा लगाने के साथ ही स्मारक बनाने के स्थान को फाइनल कर लिया गया है। परेड ग्राउंड के करीब चयनित स्थल का सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। साथ ही 16 मार्च को दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जयंती के मौके पर प्रतिमा का अनावरण करने और स्मारक का लोकार्पण करने का ऐलान भी कर दिया गया है। देखिए, जनरल बिपिन रावत हमारे देश के गौरव थे, देश के बड़े सीडीएस थे, हमारे उत्तराखंड से थे और जहाँ वो देश के बारे में सोचते थे, उत्तराखंड के बारे में बहुत सोचते थे। मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, मैं लगातार जब दिल्ली आता था उनसे मिलता था। अचानक एक दुर्घटना में छोड़कर चले गए। उनके नाम पर एक स्मारक हम यहाँ पर बना रहे हैं। आज जगह का चयन हमने यहाँ पर कर लिया है और 16 मार्च को उनकी जयंती के दिन हम उसका लोकार्पण करेंगे। वही उस महान सेनानी को हमारी श्रद्धांजलि होगी, हमारा नमन होगा
इसलिए मैं आज मौके पर आया हूँ और बहुत सुंदर जगह हमें यहाँ पर मिली है। हमारे एमडीडी के अधिकारी इस काम को देख रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि 16 मार्च को हम इसका लोकार्पण अवश्य करें। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना। खबरें लगातार जारी, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए जनता टीवी।